बेटे हम पढ़ चुके थे जी अबाउट मेटाफेज, मेटाफेज तक हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एनाफेज। एनाफेज की पहली लाइन ही बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ माइटोसिस। कहता है जी माइटोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि इस स्टेज में अब आके हमने क्रोमोसोम की सेपरेशन करवानी है। कहता है इसमें सेंट्रोसोम जो है ना वो स्पिंडल फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, दोनों साइड के सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से सिस्टर क्रोमाटिड, आपको पता है ना, एक ही क्रोमोसोम के जो दो आर्म्स होते हैं उन्हें सिस्टर क्रोमाटिड्स कहते हैं। तो दरमियान से यानी यहाँ से अगर हम देखें ऊपर वाले डायग्राम में, दरमियान से क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं जी अलहदा। क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमाटिड एक दूसरे से बेटा क्या हो जाते हैं जी अलहदा हो जाते हैं। आधे सिस्टर क्रोमाटिड एक साइड पर चले जाते हैं और आधे सिस्टर क्रोमाटिड कहाँ चले जाते हैं जी दूसरी साइड पर। ठीक है, तो कहता है सबसे क्रिटिकल फेज है ना फेज। कहता है इस दौरान सेंट्रोसोम, जो दोनों साइड के सेंट्रोसोम है ना, वो अपने स्पिंडल फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से वो पकड़ कर सिस्टर क्रोमाटिड्स को दरमियान से क्या कर देते हैं बेटे अलहदा कर देते हैं। आधे सिस्टर क्रोमाटिड एक साइड पर चले जाते हैं और आधे सिस्टर क्रोमाटिड एक साइड पर चले जाते हैं। ठीक है, लास्ट स्टेप आ जाता है जी हमारे पास कैरियोकनाइसिस का टीलोफेज। टीलोफेज के बारे में कहता है जी रिवर्सल ऑफ प्रोफेज, यानी ये प्रोफेज का उल्ट है। यानी जो जो काम हमने प्रोफेज में किए थे उसके रिवर्स काम हमने किस में करने हैं जी टीलोफेज में। अगर आपको याद हो तो प्रोफेज में न्यूक्लियर इनवेल्व टूटी थी, यहाँ पर न्यूक्लियर इनवेल्व बनेगी। वहाँ पर क्रोमाटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुए थे, यहाँ पर क्रोमोसोम दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे जी क्रोमाटिन में। वहाँ पर न्यूक्लियोलस गायब हुआ था, यहाँ पे न्यूक्लियोलस अपेयर्ड हो जाएगा। वहाँ पर साइटोप्लाज्म विस्कस हुआ था, यहाँ पे दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो एट दी एंड हमारे पास कितने से बन चुके हैं जी न्यूक्लियस। अगर आप इन रफ चीज़ों को इग्नोर कर दें, हमने सिस्टोक्रोमेटिड को अलग-अलग करवा दिया और दोनों दोनों साइड्स पर हमने दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दी, दोनों साइड पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दी और दोनों के अंदर क्रोमोसोम दोबारा किस में कन्वर्ट हो गए जी क्रोमाटिन के अंदर। अब यहाँ पर एक बात यह है, क्योंकि हमने सिस्टर क्रोमाटिड्स को अलग किया, दो सिस्टर क्रोमाटिड एक साइड पर, दो सिस्टर क्रोमाटिड एक साइड पर, तो क्रोमोसोम नंबर अभी भी कितना है यहाँ पर 2 ही है। तो हमने कैरियोकनाइसिस के नतीजे में सबसे पहले प्रोफेज किया। प्रोफेज के बाद प्रोफेज के दौरान हमने क्या काम किया था जी, प्रोफेज के दौरान हमने न्यूक्लियर वेल्व को तोड़ा था, क्रोमाटिन को क्रोमोसोम में कन्वर्ट किया था, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हुआ था, साइटोप्लाज्म गाढ़ा कर दिया था। उसके बाद हमने मेटाफेज के दौरान क्रोमोसोम को सेंटर में अरेंज किया, माइटोटिक अपरेटस ऑर्गेनाइज किया। एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम को उनके सिस्टर क्रोमाटिड से पकड़कर अलहदा कर दिया, आधे सिस्टर क्रोमाटिड एक साइड पर, आधे सिस्टर क्रोमाटिड एक साइड पर। दोनों के गिर्द हमने दोबारा क्या बनवा दी थी बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दोनों के अंदर क्रोमोसोम किस में चेंज हो गया जी क्रोमाटिन में, और दोनों के अंदर न्यूक्लियोलस अपेयर हो गया। तो हमारे पास इन चारों स्टेप्स के नतीजे में हमारे पास सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस बन चुके हैं जी, 2 न्यूक्लियस। यानी हम कैरियोकनाइसिस यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस करवा चुके हैं। अब हमारे पास आती है जी साइटोकनाइसिस। साइटोकनाइसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, अच्छा जी, साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अगर हम एनिमल्स में देख लें तो यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक है, आपने करना है जी, आपने एट मेटाफेज स्टेज नहीं करना, एट टीलोफेज स्टेज करना है। एट टीलोफेज स्टेज या लेट टीलोफेज स्टेज, जो पहला वर्ड है ना इसकी मेटाफेज की जगह टीलोफेज कर देना। एट टीलोफेज स्टेज एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल सेंड सिग्नल टू एक्टिन एंड मायोसिन। कहता है साइटोकनाइसिस हमने करवानी है, यानी साइटोप्लाज्म को डिवाइड करवाना है। तो सबसे पहले हमने एक एनिमल सेल में देखनी है कि साइटोकनाइसिस कैसे होती है। ठीक है, एनिमल सेल में देखेंगे कि साइटोकनाइसिस का प्रोसेस कैसे रन करता है। तो कहता है जी एनिमल सेल में जैसे ही टीलोफेज आता है ना, आखिरी स्टेज आता है, मेटाफेज की जगह आपने टीलोफेज कर लेना है। एट टीलोफेज स्टेज एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल, वो जो छोटे छोटे धागे थे जो सेंट्रोसोम के गिर थे, वो सिग्नल सेंड कर देते हैं। किसको सिग्नल सेंड कर देते हैं? एक्टिन और मायोसिन को, जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है, कि भाई अब कैरियोकनाइसिस खत्म होने वाली है, आप साइटोकनाइसिस के लिए रेडी हो जाएं। ठीक है, तो जैसे टीलोफेज स्टेज आता है, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल सिग्नल सेंड कर देते हैं एक्टिन और मायोसिन को कि भाई अब कैरियोकनाइसिस स्टार्ट होने वाली है, अब आप अपना काम करें। तो एक्टिन और मायोसिन एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग यानी एक रिंग बना देती है, एक निशान लगा देती है। जिस तरह ये जो मजदूर वगैरह नहीं होते, इन्होंने लकड़ी को काटना हो, टाइल को काटना हो, तो ये पहले एक निशान लगा लेते हैं कि यहाँ से हमने काटना है। ठीक है, तो ये एक रिंग बना देती है, एक रिंग्स बना देती है सेल के अंदर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने वाले रिंग्स यानी निशान लगा देती है। और जहाँ पर वो रिंग्स बनी होती हैं वहीं पर एक कट लगता है, एक कट लगता है जिसे कहते हैं क्लीवेज फ्रो। क्लीवेज का मतलब होता है कट, फ्रो का मतलब होता है डीप। एक गहरा कट लगता है जो एक एनिमल सेल को कितने में डिवाइड कर देता है बेटा, 2 में डिवाइड कर देता है। तो कहता है जी साइटोकनाइसिस एनिमल सेल में कैसी होती है कि जैसे टीलोफेज स्टेज आता है, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल सिग्नल सेंड कर देते हैं साइटोप्लाज्म में मौजूद किस चीज़ को, एक्टिन और मायोसिन को। भाई तैयारी कर लो, साइटोकनाइसिस जो है ना वो होने वाली है। तो वो क्या करती हैं, एक्टिन और मायोसिन सेल के अंदर छोटी छोटी रिंग्स बना देती हैं 2। ठीक है, और कहता है जहाँ पर रिंग्स बनी होती हैं उनके दरमियान से कट लगता है, जिस कट को कहते हैं जी क्लीवेज फ्रो। सेंटिरोल इसका कट में हेल्प करता है। कहता है जी क्लीवेज फ्रो, क्लीवेज का मतलब होता है कट, फ्रो का मतलब होता है गहरा, गहरा कट लगता है। और एक एनिमल सेल कितने में डिवाइड हो जाता है जी, 2 में। बेटा प्लांट सेल के अंदर ना कट नहीं रख सकता, प्लांट सेल में क्लीवेज फ्रो नहीं हो सकती, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वाल होती है।
प्लांट सेल में क्या होती है जी, सेल वॉल। तो प्लांट सेल को कैसे डिवाइड करवाएं, तो प्लांट सेल में ऐसा होता है कि ड्यूरिंग साइटोकिनेसिस गोल्गी एपरेटस जो है ना, जो गोल्गी जिसे गोल्गी कम्प्लेक्स भी हम कहते हैं, वो छोटे छोटे पैकेट्स बनाती है, ठीक है, और पैकेट्स को इकट्ठे करती है सेंटर में, सेंट्रल दीवार में, ठीक है। कहता है ड्यूरिंग साइटोकिनेसिस गोल्गी एपरेटस क्या करती है जी, पैकेट्स बनाती है, उन पैकेट्स को कहाँ इकट्ठे करती है, सेंटर में, और वो सेंटर में एक दीवार खड़ी कर देते हैं। उस दीवार को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट या सेल प्लेट। क्या कहते हैं जी, फ्रेगमोप्लास्ट या सेल प्लेट। कहते हैं साइटोकिनेसिस के दौरान गोल्गी एपरेटस छोटे छोटे पैकेट्स बनाती है जो सेंटर्स में इकट्ठे होते जाते हैं और सेंटर्स में एक दीवार खड़ी कर देते हैं। उन दीवार को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं जी, फ्रेगमोप्लास्ट या सेल प्लेट। अगर हम इन पैकेट्स के अंदर देखें तो इन पैकेट्स की जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो फ्यूचर के सेल्स की क्या बन जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इन पैकेट्स के अंदर का जो मटीरियल होता है वो फ्यूचर के सेल की क्या बन जाता है जी, सेल वॉल, ठीक है। तो कहता है जी, अगर हम देखें तो एनिमल सेल में साइटोकिनेसिस कैसे होती थी कि जैसे ही टीलोफेज स्टेज आता था ना, तो एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल सिग्नल देते थे, किसको सिग्नल देते थे, एक्टिन और मायोसिन को, भाई कि टाइम आ गया है अब आपने साइटोकिनेसिस करवानी है। तो जो एक्टिन और मायोसिन थे वो अंदर छोटी छोटी रिंग्स बना देती थी, और जहाँ रिंग्स बनती थी बिल्कुल रिंग्स के दरमियान एक कट लगता था, उस कट को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में कहते थे क्लीवेज फ्लो। और उस कट की वजह से एक एनिमल सेल कितने में डिवाइड हो जाता था, दो में। लेकिन प्लांट सेल में वो कट नहीं लग सकता है। वो कट क्यों नहीं लग सकता है, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो प्लांट सेल में क्या होता है कि गोल्गी ऑपरेटस छोटे छोटे पैकेट्स बनाती है और उन पैकेट्स को सेंटर में इकट्ठा किया जाता है। वो पैकेट सेंटर में एक दीवार खड़ी कर देते हैं, जिस दीवार को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट या सेल प्लेट। इस दीवार की जो मेम्ब्रेन है वो फ्यूचर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाती है, और इस दीवार के अंदर वाला जो मटेरियल है वो फ्यूचर की क्या बन जाता है जी, सेल वॉल। बेटा नेक्स्ट आ जाता है, हम ये बात करते तो हैं कि एनिमल और प्लांट माइटोसिस ज़्यादातर सिमिलर होती है, लेकिन इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस भी पाए जाते हैं। जैसे अगर हम देख लें तो कहता है जी, प्लांट माइटोसिस एनिमल माइटोसिस से कैसे डिफरेंट होती है। तो कहता है प्लांट सेल डू नॉट इंक्रीज इन साइज। माइटोसिस के दौरान प्लांट सेल अपना साइज़ इंक्रीज़ नहीं करता, जबकि एनिमल सेल में तो हमने देखा था कि वो G1 फेज़ के दौरान अपना साइज़ इंक्रीज़ करता है, जबकि प्लांट सेल नहीं कर सकता क्योंकि उसके बाहर सेल वाल होती है। और दूसरी बात ये भी कि प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए, बल्कि एनालोगस आर्गन होता है। चैप्टर नंबर 24 में हमने पढ़ा एनालोगस आर्गन उसको कहते हैं जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन क्या हो, सेम हो। यानी सेंट्रियोल से एक ऐसा आर्गन पाया जाता है जिनका स्ट्रक्चर सेंट्रियोल से डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेंट्रियोल जैसा ही है, यानी स्पिंडल फाइबर्स बनाना। तो प्लांट के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता बल्कि एक आर्गन पाया जाता है जिसका काम सेंट्रियोल से मिलता जुलता है बेटा। और एक बात और याद रखें कि प्लांट सेल में के जो क्लेवेज है ना, वो तो उस जो हम दूसरे वर्ड में साइटोकिनेसिस कह सकते हैं। प्लांट सेल में साइटोकिनेसिस जो है ना, वो क्लेवेज फ्लो से नहीं हो सकती क्योंकि सेल वाल होती है। प्लांट सेल में साइटोकिनेसिस होती है उससे फ्लैग्मोप्लास्ट से, और एनिमल सेल में किस चीज़ से होती है जी, क्लेवेज फ्लो से। एक डिफरेंस तो ये आ गया कि प्लांट सेल अपना साइज़ नहीं इंक्रीज कर सकता क्योंकि उसके बाहर सेल वाल होती है। दूसरा, प्लांट सेल में सेंटिरोल नहीं पाया जाता बल्कि एक और आर्गन होता है जो सेंट्रियोल की तरह काम करता है। और प्लांट सेल में साइटोकिनेसिस जो होती है ना, वो फ्रेगमोप्लास्ट से होती है, एनिमल सेल में क्लीवेज फ्लो से होती है। माइटोसिस की इंपॉर्टेंस देख लें तो कहता है जी, अगर आप कहते हैं ना, अगर आप कहते हैं नो रिकम्बिनेशन, इसमें कोई रिकम्बिनेशन नहीं होता, यानी आपके करेक्टर्स प्रिजर्व रहते हैं, सेव रहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेव रहते हैं। रीजनरेशन, कहता है रीजनरेशन जितनी भी हम देख रहे हैं स्टार फिश की आम जैसे होती है, ये रीजनरेशन के लिए सेल माइटोसिस ही देती है। रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स, अगर आप कहते हैं कि 4 माह बाद हमारे रेड ब्लड सेल रिप्लेस हो जाते हैं, हमारे स्किन के सेल रोज़ाना की बुनियाद पर नए आते रहते हैं, पुराने ख़राब होते रहते हैं, नए आते रहते हैं तो ये सारी चीज़ों के लिए सेल्स कौन प्रोवाइड करता है जी, माइटोसिस। कहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी मेथड हैं प्लांट के अंदर, यानी उस सब के लिए सेल्स कौन देता है जी, यानी बडिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग, इन सब के लिए सेल्स कौन देता है जी, माइटोसिस ही देती है। डेवलपमेंट के लिए, यानी जब एक बच्चा इनसाइड द मदर डेवलप हो रहा होता है तो उसके लिए न्यू सेल्स भी माइटोसिस देती है। और पैदा होने के बाद बच्चे की जो बॉडी ग्रोथ होती है उसके लिए सेल भी कौन देती है जी, माइटोसिस ही देती है। कहता है अगर हम नॉर्मल लाइफ चाह रहे हैं तो नॉर्मल लाइफ के लिए कंट्रोल्ड माइटोसिस ज़रूरी है, क्योंकि अगर माइटोसिस कंट्रोल नहीं होगी तो फिर इसकी वजह से ट्यूमर अराइज करेंगे। बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी, एरर इन माइटोसिस, कि अगर माइटोसिस में गलतियाँ हो जाएँ तो फिर क्या अराइज होता है जी। कहते हैं माइटोसिस में गलतियाँ तब होती हैं जब माइटोसिस को कंट्रोल करने वाली जीन डिफेक्टिव हो जाती है। जब माइटोसिस को कंट्रोल करने वाली जीन डिफेक्टिव होती है तो माइटोसिस अनकंट्रोल्ड हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आपने 4 सेल चाहिए थे, आपको कितनी बार माइटोसिस करवानी चाहिए 4 सेल्स के लिए, 2 बार। एक बार माइटोसिस हुई 2 सेल, 2 बार माइटोसिस हुई 4 सेल। लेकिन अगर माइटोसिस बेकाबू हो जाए, यानी बेतहाशा सेल्स बनते रहें, तो जो एक्स्ट्रा और डिफेक्टिव सेल्स के गुच्छे बन जाते हैं, उन गुच्छों को हम ट्यूमर या कैंसर कहते हैं, ठीक है। कहता है जब माइटोसिस को कंट्रोल करने वाली जीन डिफेक्टिव हो जाती है तो कहता है जी सेल्स के क्लस्टर्स यानी गुच्छे बन जाते हैं। इन एक्स्ट्रा सेल्स के गुच्छों को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में ट्यूमर या कैंसर कहते हैं। कहता है एज अ रिजल्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड माइटोसिस क्लस्टर्स ऑफ एक्स्ट्रा एंड डिफेक्टिव सेल्स आर प्रोड्यूस कॉल्ड ट्यूमर और कैंसर। कहता है ट्यूमर और कैंसर की 2 टाइप्स होती हैं, बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर।
बेनाइन ट्यूमर, दीज ट्यूमर्स आर लोकलाइज्ड एंड डू नॉट माइग्रेट फ्रॉम देयर ओरिजिनल लोकेशन। बेनाइन ट्यूमर बेटा जहाँ पर बनते हैं वहीं पर रहते हैं और जगह पर नहीं जाते, अपनी असली लोकेशन से माइग्रेट नहीं करते। अगर आर्म्स में बने हैं तो आर्म्स में ही रहेंगे। मैलिग्नेंट ट्यूमर, दीज ट्यूमर्स आर नॉट लोकलाइज, ये लोकलाइज नहीं होते एंड माइग्रेट फ्रॉम देयर ओरिजिनल लोकेशन, और ये अपने जो असली लोकेशन से माइग्रेट कर जाते हैं एंड इन्वेड अदर टिश्यूज़, और दूसरे टिश्यूज़ में दाखिल हो जाते हैं। बेनाइन जहाँ पर बनते हैं वहीं पर रहते हैं, मैलिग्नेंट अपनी असली लोकेशन से माइग्रेट कर जाते हैं। कहता है जी बेनाइन ज़्यादातर नॉर्मल सेल्स की तरह ही बिहेव करते हैं और कम डेंजरस हैं, जबकि मैलिग्नेंट क्योंकि ये स्प्रेड होता चला जा रहा है तो ये तो ज़्यादा डेंजरस है। वो कहता है यहाँ तक कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम में भी स्प्रेड हो सकता है। बेनाइन एक और डिफरेंस भी आप ऐड कर सकते हैं, बेनाइन का ट्रीटमेंट ईजी होता है, जबकि मैलिग्नेंट का ट्रीटमेंट बेटा क्या होता है जी, डिफ़िकल्ट होता है। बेटा मेटास्टेसिस इसको कहते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर इन्वेड अदर पार्ट्स एट सेट एरियाज ऑफ स्कैंडी ग्रोथ, कैंसर ग्रोथ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। कहता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, हमने कहा था ना, वो है जो दूसरे पार्ट्स में दाखिल हो जाता है, वहाँ जाके कैंसर काज करता है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर का दूसरे पार्ट में दाखिल हो जाना और वहाँ पर स्कैंडी ग्रोथ यानी फर्दर कैंसर फैलाना, वहाँ जाकर भी कैंसर फैलाना। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का दूसरे पार्ट में दाखिल हो जाना और वहाँ जाकर भी कैंसर स्प्रेड करना, इस चीज़ को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस। क्या कहते हैं जी, मेटास्टेसिस। आगे बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है बेटे कि हाउ वुड यू डिफरेंशिएट अ कैंसरस सेल फ्रॉम नॉर्मल वन। आप एक कैंसरस सेल को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं नॉर्मल वन से। तो बेटा एक कैंसरस सेल जो होता है उसके न्यूक्लियोलस यानी न्यूक्लियस के अंदर जो डार्क स्पॉट होते हैं वो ज़्यादा वाज़ेह होते हैं। कैंसरस सेल का न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो ज़्यादा होती है, यानी उसका न्यूक्लियस साइज में बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। दे हैव हाई माइटोसिस रेट, इसके अंदर माइटोसिस की स्पीड ज़्यादा तेज़ होती है और दे आर लेस डिफरेंशिएटेड और इन्हें अपने फंक्शन का पता नहीं होता। तो एक कैंसरस सेल जो होता है उसका न्यूक्लियोलस यानी न्यूक्लियस का डार्क स्पॉट ज़्यादा वाज़ेह होता है बेटा, उसका न्यूक्लियस साइज में बड़ा होता है साइटोप्लाज्म के मुकाबले में। दे हैव हाई माइटोसिस रेट, इनकी माइटोसिस डिवीजन तेज़ होती है और दे आर लेस डिफरेंशिएटेड और ये लेस डिफरेंशिएटेड होते हैं। कहता है जी कैंसरस सेल्स प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करते हैं, दो तरीके से। दे क्रॉस बेसल लैमिना, बेसल लैमिना कहते हैं टिश्यूज़ की बाउंड्री को। पहले नंबर पे तो बेटा ये दूसरे टिश्यूज़ की बाउंड्री को वायलेट करते हैं, यानी दूसरों के एरियाज़ में बग़ैर इजाज़त दाखिल हो जाते हैं। और दूसरा वहाँ जाकर चुप करके नहीं बैठते, वहाँ जाकर उनके प्रोग्राम्स को क्या करते हैं जी, ख़राब करते हैं। तो बेटा ये था जी एरर इन माइटोसिस, कि अगर माइटोसिस को कंट्रोल करने वाली जीन डिफेक्टिव हो जाए तो माइटोसिस अनकंट्रोल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा और डिफेक्टिव सेल्स के गुच्छे क्रिएट होते हैं जिन्हें हम कैंसर या ट्यूमर कहते हैं। और कहता है जी ट्यूमर या कैंसर की दो टाइप होती हैं, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट। अगर ट्यूमर अपनी असली लोकेशन पे ही रहे और असली लोकेशन से माइग्रेट ना करे तो बेनाइन, और अगर असली लोकेशन से माइग्रेट कर जाए तो मैलिग्नेंट। बेनाइन नॉर्मल सेल्स की तरह बिहेव करता है और इसका थोड़ा सा अफेक्ट होता है, यानी खतरनाक ज़्यादा नहीं है, इसका ट्रीटमेंट भी ईजी होता है। मैलिग्नेंट बहुत खतरनाक है क्योंकि ये तो आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में भी जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट भी डिफिकल्ट होता है। मेटास्टेसिस में कहता है जब मैलिग्नेंट ट्यूमर दूसरे पार्ट में जाते हैं वहाँ जाकर भी कैंसर काज करते हैं तो इस चीज़ को मेटास्टेसिस कहते हैं। कहता है आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं एक कैंसरस सेल को एक नॉर्मल सेल से। तो एक कैंसरस सेल का न्यूक्लियोलस ज़्यादा वाज़ेह होता है, उसका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के मुकाबले में बड़ा होता है, उसमें माइटोसिस की स्पीड तेज़ होती है और वो लेस डिफरेंशिएटेड होता है। कैंसरस सेल कैसे प्रोग्राम को ख़राब करते हैं, एक तो वो बेसल लैमिना यानी टिश्यूज़ की बाउंड्रीज़ को वायलेट करते हैं, दूसरों की बाउंड्रीज़ में बगैर इजाज़त दाखिल हो जाते हैं, और दूसरे नंबर पे दे डिसऑर्गेनाइज देयर प्रोग्राम, और वहाँ जाकर उनके प्रोग्राम को डिसऑर्गेनाइज भी करते हैं। तो बेटा ये था हमारे पास माइटोसिस के अंदर एरर। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा जी मियोसिस पर। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।